नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लग्नेश पर यह हमारी तीसरी वीडियो है। यदि आपने पूर्व की 2 वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम उन लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को इतना सराहा है। उन दोनों ही वीडियो में आप सभी के कुछ न कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब आपको इन्हीं वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप सीधे इसी वीडियो पर आए हैं और आपने वह दोनों ही वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जहां से आप इसे स्किप करके सीधे लग्नेश और सप्तमेश के संबंध के विषय में जान सकते हैं। कुछ दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि हम वीडियो के द्वितीय भाग में कहीं पर लग्न और कहीं पर राशि शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं, जबकि दोनों भिन्न हो सकते हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि ज्योतिष में कहा गया है कि राशि और लग्न में से जो भी अधिक बलवान हो वहां से कुंडली का विश्लेषण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए लग्न वह होता है जो आप अपने साथ लाए हैं, अर्थात यदि आप कुछ नहीं भी करते हैं तो लग्न में दिए प्रॉमिस या योगों के अनुसार घटनाएं घटती चली जाती हैं। अर्थात लग्न कुंडली में आपके जन्म के समय जो योग निर्मित हो गए थे वह निश्चित रूप से आपके जीवन में घटित होते हैं, किंतु यहाँ पर तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहा गया है, जिन्हें कर्मों के द्वारा बदला जा सकता है। ज्योतिष में इन भावों का फल जातक की सोच पर निर्भर करता है। तो यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसे में विपरीत परिस्थिति बनने के बाद भी जातक स्वयं उस कर्म में संलग्न होने से खुद को रोक सकता है या उस कार्य को कर सकता है जो कि उस परिस्थिति में सही हो सकता था। इसी कारण से आपके लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में से जो भी अधिक बलशाली हो उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की कुंडली में भूमि, भवन, वाहन का सुख नहीं है, किंतु उसकी चंद्र कुंडली के अनुसार उसे इन वस्तुओं से सबसे अधिक प्रेम है। और यदि उसका चंद्रमा बली है अथवा चंद्रमा के आगे और पीछे उसकी मित्र अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी तरह से इन सुखों का लाभ मिल ही जाता है। अर्थात वह अपनी इच्छा से इतना परिश्रम करता है कि वह उन सुखों को पाकर ही रहता है। इसके लिए आप ऐसे कई प्रभावशाली लोगों की कुंडलियों का अध्ययन कर सकते हैं जिनके लग्न कुंडली में तो सामान्य स्थितियां ही बनी थी, किंतु चंद्र कुंडली से उन्होंने इतने सारे योग बने थे जिसे उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करते हुए उन वस्तुओं को हासिल कर लिया। अब कुछ लोगों ने उसमें नेगेटिव कमेंट भी किए, तो वह सभी हमें ऐसे लोग लगे जिन्हें मूर्ख भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमने उस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यह वीडियो उन लोगों को ज्योतिष पर यकीन दिलाने के लिए है जो कि ज्योतिष को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे और ना ही करना चाहेंगे। इसीलिए उन्हें सबको छोड़कर केवल लग्न पर बनी राशि को देखना था और फिर उसे अपनी जीवन की घटनाओं से मिलाकर देखना था, जो कि उनके लिए काफ़ी सरल होता। किंतु कुछ मूर्ख लोगों ने वहां पर कमेंट करना शुरू कर दिए कि आप केवल लग्न के बारे में बता रहे हैं, जबकि यहाँ राशियों का महत्व अलग होता है, यहाँ पर ग्रहों का महत्व अलग होता है, ग्रहों का बल भी देखना पड़ता है, नववांश भी देखना पड़ता है, बाकी सभी देखना पड़ता है। किंतु यह वीडियो जो थी वह केवल उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए थी जिन्हें ज्योतिष पर यकीन ही नहीं है। वह इतने सब चीजें थोड़ी देखने बैठेंगे। अब कुछ दर्शकों ने कहा है कि आपने लग्न के बारे में नेगेटिव बातें ही बताई है, किसी भी लग्न के बारे में अच्छा नहीं बताया है। तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस वीडियो में यह बताना चाह रहे थे
कि इन लग्न वालों को इस रिश्ते या वस्तु में कमी रहेगी, तो उन्हें इसकी आस में नहीं बैठना चाहिए और अपने अन्य कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में उन्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस कारण से वह अपना जो कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं उसका सदुपयोग कर सके। किंतु कुछ लोग इसे मानना ही नहीं चाहते थे कि उनके जीवन में किसी चीज की कमी हो। उन्हें तो केवल राहु, मंगल और शनि को ही दोष देना था और अंत में अपने भाग्य को कोसना होता है, जबकि हम चाहते थे कि जो नहीं है उस पर अपना समय बर्बाद ना करें और दूसरे अवसर तलाश करते रहें। इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण ले लें और देखें कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ देख रहा है, क्योंकि राहु जहाँ पर भी बैठा होता है और जिसको भी देख रहा होता है उस भाव से संबंधित भौतिक वस्तुएं या मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को वह आपको छोड़ने ही नहीं देगा, अर्थात उसकी लालच सदैव आपके मन में बनाए रखेगा। और यदि आप उसे छोड़ने का प्रयास करेंगे तो वापस कुछ ऐसा करेगा कि आप सोचेंगे कि एक बार और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राहु कभी किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता है, उसे सब कुछ चाहिए होता है। अब राहु किस राशि में बैठा है और वह जिसकी राशि में बैठा है वह ग्रह कहाँ जाकर बैठा है, तो यदि आप का राहु 6-8-12 से संबंध नहीं रख रहा है तो इसे ठीक माना गया है। फिर यह जिसकी राशि में बैठा है उसी का रूप धर लेता है, क्योंकि ज्योतिष में इसे छाया ग्रह कहा गया है और वर्तमान में इसे फर्स्ट कॉपी भी कहा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट कॉपी क्या करती है, उसके ओरिजिनल वर्जन का नाश कर देती है। यही राहु भी करता है। राहु और केतु जिसकी भी राशि में बैठते हैं उसी का रूप धर लेते हैं। तो यदि यह 6-8-12 में जा रहे हैं या फिर 6-8-12 के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस वस्तु का लालच छोड़ देने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि यदि आप उसका लालच नहीं छोड़ते हैं तो होगा यह कि कुछ समय बाद समय तेज़ी से बीतता चला जाएगा और आप जो है उस वस्तु को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि यह लग्न और लग्नेश से संबंधित तीसरा वीडियो है। इसके पहले के भाग में हमने आपको बताया था कि लग्न में जिस भी ग्रह की राशि मिली है उसका आपके पूर्व जन्म से क्या संबंध है। इसी के दूसरे भाग में हमने आपको यह बताया है कि किसी विशेष लग्न में जन्म लेने पर आपको कौन सी वस्तुएं या रिश्तों में कमी होगी और किस प्रकार की कमी हो सकती है, तो आपको उन्हें अपने दिल से नहीं लगाना है और उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाना है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि लग्नेश और सप्तमेश में क्या संबंध होता है और वह किस तरह से आपके पूर्व जन्म से जुड़े हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम आपको यहाँ यह बताते हैं कि आप अपने लग्न को पहचानना सीखिए, अर्थात आप अपने लग्न क्या बन रहा है उसको देखिए। यदि आप सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल्स डालते हैं और उसके बाद लग्न की डिग्री जो बन रही है वह 27 से लगाकर 30 या 1 से लगाकर 3 डिग्री बन रही है, तो हो सकता है कि आपका जन्म समय सही नहीं हो, क्योंकि एक लग्न 2 घंटे का होता है और 1 डिग्री 4 मिनट की होती है। तो यदि समय में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में लग्न ही बदल जाएगा। फिर आप जिसे अपना लग्न मानकर ज्योतिषी घटनाओं को देख रहे हैं वह सारी घटनाएं मिलान नहीं होगी। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कई जगहों पर घड़ी आगे या पीछे होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ घड़ी 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे है। वहीं पर कुछ लोग समय राउंड फिगर में बताना पसंद करते हैं, जैसे कि किसी का जन्म 2:20 पर हुआ हो तो ऐसे लोग यह कहेंगे कि इसका जन्म 2:30 बजे हुआ है। इस कारण से कई बार लग्न ही बदल जाता है और जब ज्योतिषी घटनाओं का मिलान उसकी कुंडली से नहीं होता है तो इस स्थिति में लोग या तो
ज्योतिषी को या फिर ज्योतिष को ही गाली देने लगते हैं, जबकि यह सही नहीं है, क्योंकि गलती किसी और की और भुगतान कोई और करे, यह तो सर्वथा गलत ही होगा। अब यदि आपने ज्योतिष को पढ़ा है या कहीं से सुना भी है, तो आपको यह पता होगा कि हमारे प्राचीन काल में ऋषि और मुनियों ने जब इस विज्ञान की रचना की थी, तो उन्होंने संपूर्ण सौर मंडल को कुल 12 भागों में विभाजित कर दिया था, ताकि आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस स्थान पर है इसकी गणना की जा सके। और इसी कारण से आपका जन्म जिस भी लग्न में हुआ है, आप सौर मंडल के उस भाग से प्रकट हुए हैं ऐसा माना जाएगा, और आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी ओर से देख रहे हैं। इसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक बड़ी सी वस्तु है जिसके चारों ओर लगभग 12 कुर्सियां लगी हैं, जहां पर 12 लोग बैठकर उस वस्तु को देख रहे हैं। तो सामने बैठे व्यक्ति को उस वस्तु का एक हिस्सा तो बड़ी बारीकी से दिखाई दे रहा है, किंतु उसके पीछे वाला हिस्सा वह ठीक से नहीं देख पा रहा है। उसका वहीं पीछे बैठे हुए व्यक्ति को उसके पीछे का हिस्सा तो व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, किंतु वह सामने क्या होगा इसका वह केवल अंदाजा ही लगा पा रहा है। तो आपका जन्म जिस भी लग्न से हुआ है, आप उन्हीं 12 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जहां आपको जैसा दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वह वैसा ही हो, क्योंकि यह लग्न ही है जिसे आप संपूर्ण दुनिया को देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो यहाँ लग्न ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर इसे आपके शरीर से जोड़कर देखा जाता है। तो दुनिया का हर तर्क आपको यही सिखाता है कि सबसे पहले अपनी जान बचाओ और बाद में दूसरी चीजों को, क्योंकि यदि आप ही नहीं रहेंगे तो इन बाकी चीजों का क्या मोल रह जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी घर में आग लगी हो तो इंसान सबसे पहले अपने निकलने का रास्ता बनाएगा, और यदि उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वह निकल सकता है, तो उसके बाद वह अपने परिवार वालों और धन संपत्ति को बचाने का प्रयास करेगा। उसके बाद वह अपने छोटे भाई बहन को बचाएगा, और यदि इसके बाद भी उसे और समय मिलता है तो वह जो घर जल रहा है उसे बचाने का प्रयास करेगा। अर्थात कोई भी जानवर हुआ या कोई मनुष्य हुआ, सबसे पहले स्वयं की रक्षा करेगा, उसके बाद ही वह अन्य चीजों की तरफ जाएगा। इसी कारण से लग्न और लग्नेश प्रथम स्थान पर रखे गए हैं। उसके बाद धन संपत्ति, परिवार, छोटे भाई बहन, घर, शिक्षा आदि को रखा गया है। तो यहाँ आपकी जन्म तारीख और समय सॉफ्टवेयर में डालने के बाद जो सबसे पहले राशि बनी है वही आपका लग्न है, और उसमें जो नंबर लिखा है उस अनुसार आपके लग्नेश तय होते हैं। तो उसे देखकर आप कह सकते हैं कि आप सौर मंडल के उस हिस्से से संपूर्ण सौर मंडल को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है, अर्थात आपके लग्न में मेष राशि बनी हुई है, 1 नंबर की राशि बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप वहां से सौरमंडल को या जीवन को देख रहे हैं जहां से शुरुआत हो रही है। तो संभव सी बात है कि आपके पास इस समय कुछ भी नहीं है, इसीलिए कुछ जगहों पर इसे भूखी राशि भी कहा गया है। तो आपको सभी चीजें एकत्रित करनी होंगी, और आप उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सोच होगी कि यदि आप इन्हें नहीं उठाएंगे तो कोई और इन्हें उठाकर ले जाएगा, और फिर आपको उससे लड़ना होगा, क्योंकि आपकी जितनी जरूरत है उतना तो पहले आपको चाहिए ही सही। इसी कारण से इस लग्न वालों को बहुत जल्दबाजी होती है हर काम को प्रारंभ करने के लिए। तो यह बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं, और उस काम को नहीं होने पर इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आप सौरमंडल के उस हिस्से में खड़े हैं जहां से आप देख रहे हैं कि सारे एक रेस में लगे हुए हैं, और आपको भी उस रेस का ही एक हिस्सा बनना है। तो संभव सी बात है आपको तो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी कारण से इस लग्न या राशि वालों को आपकी
में आपको जल्दबाजी और अनियमितता देखने को मिलती है। अब यह रेस में लगातार दौड़ रहे हैं, तो लगातार दौड़ते रहने के कारण यह किसी एक चीज पर फोकस तो बनाकर नहीं रख सकते हैं। इसी कारण से इनके काम में स्थिरता नहीं होती है और इनमें गुस्सा और चिड़चिड़ाहट देखने को मिलती है। फिर लगभग आधी उम्र बीत जाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि यह पीछे बहुत कुछ छोड़ आए हैं और यही वह समय होता है जब इन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि यह रेस कभी खत्म नहीं होगी। पर अब चूंकि यह इनके स्वभाव में आ चुका है और यह इसे बदल नहीं सकते हैं, तो इन्हें आज से ही इसे समझने का प्रयास करना होगा कि कुछ भी हो, हमें धैर्य और नियमितता बनाए रखना है और इस रेस में तेजी से दौड़ने की बजाय इसे एंजॉय करना है, क्योंकि यह तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अब लग्न को यदि मंगल देख रहा हो, देखिए यहाँ पर उन ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है जो ग्रह लग्न को देख रहे हो या लग्नेश को देख रहे हो। फिर वह ग्रह मृत हैं, वक्री हैं, इनका भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि इन बातों को हम आगे समझते चले जाएंगे, किंतु अभी हम इसे सीधा सीधा बेसिक्स यदि देखें तो मान लेते हैं कि लग्न को मंगल देख रहा है, तो मंगल जो है यहाँ गुस्सा और जल्दबाजी का कारक है, जैसा हमने आपको अभी बताया। तो चूंकि वह लग्न को देख रहा है तो इसे और अधिक बढ़ जाएगी। यह लोग बात बात पर झगड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी कारण से मंगल सप्तम भाव में हो तो इसे मांगलिक दोष कहा जाता है और अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल विवाद का कारक है। तो जहां भी होगा वहां विवाद तो करेगा ही सही। अब सप्तम में है तो पत्नी या पार्टनर से झगड़ता रहेगा। फिर मान लेते हैं कि लग्न को सूर्य दिख रहा हो, तो इससे लोगों को अहंकार और आत्मसम्मान इतना अधिक बढ़ जाता है कि यह सभी को अपने अधीन समझने लगते हैं और इसी कारण से कई बार इन्हें लज्जित होना पड़ता है और यदि गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ जाए तो वह इन्हें बचा कर ले जाता है। वहीं यदि बुध देख रहा हो तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, पर इनकी भाषा खराब हो जाती है क्योंकि बुध मंगल से शत्रुता रखता है और यहाँ पर सेक्सुअल परेशानियां भी देने लगता है। अब यदि इसे शुक्र देख रहा हो तो शुक्र देख रहा हो तो इनकी सुंदरता बढ़ जाती है और कहीं पर आईना लगा हो तो यह एक बार अपना चेहरा आईने में जरूर देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे उसके लिए इन्हें शर्मिंदा ही क्यों ना होना पड़े। और चूंकि शुक्र है तो एक से अधिक रिलेशनशिप तो बनाने में लगेंगे ही लगेंगे। वहीं शनि देख रहे हो तो ऐसे लोगों को धैर्य और नियमितता बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, अर्थात शनि कुछ ज़्यादा ही मंद गति से चलते हैं और लग्न का स्वभाव रेस लगाने का है, तो जो काम यह करना चाहते थे उस काम को में लगातार देरी होना प्रारंभ हो जाती है और यही धैर्य और नियमितता इनके जीवन को धीरे धीरे नीरस बनाती चली जाती है। इसके लिए सदैव ऐसे व्यक्ति को स्वयं को इनकरेज करना होता है और मोटिवेट करते रहना पड़ता है। किंतु यदि कहीं से भी शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए तो यह राजयोग में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा इंसान जीवन में प्रत्येक कार्य केवल पैसों के लिए ही करेगा और अंत तक यह एक अच्छी स्थिति में स्वयं को लाने में कामयाब हो जाएगा, बशर्ते शुक्र बलहीन न हो। अब यहाँ यह ग्रह क्यों है तो उसके लिए आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों को देखते जावें। गर्ग होरासार कि श्री विष्णु पंडित द्वारा जो ट्रांसलेशन किया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि सप्तम भाव में आपको वही ग्रह मिलेगा जिसे आपसे पूर्व जन्म में कुछ लेना देना शेष था, अर्थात आपके जीवन साथी वही लोग बनते हैं जिन पर आपने बहुत से उपकार किए थे या आपने उनके साथ शोषण किया था। यदि आपने उनके साथ बहुत अच्छा किया था और लंबे समय तक आप दोनों जुड़े रहे थे तो इस जन्म में वह आपका कर्ज चुकाने आ रहे हैं। और यदि आपका सप्तम भाव या सप्तमेश खराब स्थिति में है तो आपने उनका बहुत अधिक शोषण किया होगा, तो इस बार आप उसे सहने के लिए तैयार हो जाइए। इसमें राशि का भी महत्व होता है और ग्रह के वक्री होने का भी काफी प्रभाव पड़ता है, साथ ही ग्रहों का बल भी देखा जाता है
किंतु यदि आप केवल कुछ आधारभूत बातें जानना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि सप्तम भाव में शनि हो या शनि की राशि हो, तो आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलना है जिससे पिछले कई जन्मों से आपके साथ ही जो पिछले कई जन्मों से आपके साथ ही था और आप उसे निग्लेक्ट या नज़रअंदाज किए जा रहे थे या उसके प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण नहीं कर रहे थे। यदि ऐसा है तो यह भाव और भाव का स्वामी जितनी खराब स्थिति में होगा, इस बार आपको उसके लिए उतना ही अधिक संघर्ष करना होगा। और यदि यह भाव और भावेश अच्छी स्थिति में है तो इस बार आप अपने जीवन साथी के प्रति कर्तव्य पूरे करने जा रहे हैं, अर्थात यह आपका अपने जीवन साथी के साथ अंतिम जन्म है, क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता इस बार पूरा होने जा रहा है और आपने अपने साथी के प्रति उन उत्तरदायित्वों को निभाया है जो कि आपको निभाने थे। इसी कारण से इस बार आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपसे अधिक मैच्योर या समझदार होगा और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करने में भी मदद करेगा। हालांकि यह आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यदि इसे कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा हो तो ऐसी स्थिति में यह जो होगा वह शनि या सैटर्न की जो है सारे के सारे कारकत्व लेकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा, अर्थात इस समय इसमें जो होगा वह आपसे उम्र में बड़ा होगा और साथ ही साथ इसके साथ स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां होंगी, क्योंकि यह आपके जीवन साथी के साथ आपका अंतिम जन्म है तो उनके अंदर भी इस भाव को लेकर कुछ ज़्यादा नई ऊर्जा नहीं होगी। फिर शनि वृद्ध ग्रह कहे गए हैं, इस कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो उसके लिए आप सप्तम भाव या उसके स्वामी पर अन्य ग्रहों की दृष्टि को देख सकते हैं। और जीवन में शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं होता है, इसे स्वीकार करके अपने जीवन में दूसरे कर्तव्यों पर ध्यान देने का प्रयास कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके सप्तम भाव में मंगल है, तो यह वही लोग हैं जिन्होंने रेस अभी प्रारंभ ही की है। इस कारण से इनके साथ आपकी यह पहली मुलाकात है, तो इनमें से अर्थात शारीरिक सुख प्रदान करने की योग्यता तो बहुत अधिक होगी और यह दिखने में भी हष्ट-पुष्ट, दुबले पतले और सुंदर हो सकते हैं, किंतु इनमें जल्दबाजी और गुस्सा भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इस बार इनमें समझना होगा कि जितनी जल्दी आप इनके स्वभाव को समझ लें उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप इनके स्वभाव को नहीं समझते हैं तो इस स्थिति में आप दोनों के बीच मध्य विवाद होना सामान्य बात हो जाएगी। तो यदि आप इसे समझ पाएं तो यह जीवन का सफ़र आपके लिए उतना ही सुगम और सरल होता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि आप दोनों ही इस जन्म में एक दूसरे से पहली बार मिल रहे होंगे, इसीलिए दोनों के बीच वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। इसी कारण से पूर्व समय में इसे मांगलिक दोष में सम्मिलित कर लिया गया था और एक मांगलिक व्यक्ति के लिए ऐसी कन्या का चयन किया जाता था जो स्वयं भी मांगलिक हो, ताकि दोष का प्रभाव कम हो सके। फिर मंगल कारक ही विवाद का है, तो इनके रहते विवाद ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कि आपके सप्तम भाव में बुध हो, तो इस जन्म में आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या बुध की राशि हो, तो इस जन्म में आप ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो कि स्वयं अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। इसे आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष में बुध को राजकुमार कहा गया है, तो एक राजकुमार हर चीज को लग्जरी या ब्रांडेड ही चाहिए और यह कल की नहीं सोचते हैं, बल्कि इनके लिए आज ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, बुध की जो दोनों राशियां होती हैं, एक होती है मिथुन और दूसरी होती है कन्या। मिथुन जो कही गई है वह उस बच्चे के लिए कही गई है जो अभी बहुत छोटा है, वहीं कन्या राशि में यह बच्चा बड़ा हो चुका है और यह बच्चा बड़ा होने के बाद पूरी तरह से जो है
वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो चुका है। अब इसे इमोशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बुध की जो दोनों ही राशियाँ यदि यहाँ बनी हैं, ये दोनों में से कोई भी राशि बनी है या फिर बुध स्वयं बैठे हैं, तो इनमें आपको बुध की सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। यह छोटे बच्चों की भांति जिद करेंगे। इनके फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको बच्चों की भांति ही दिखेंगे। इनके बाल छोटे होते हैं, रंग फेयर होता है और यह कभी आपकी बातों को गंभीरता से सुनने वाले नहीं होते हैं और इन पर दूसरों का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। पर जीवन में कभी भी आप इनके साथ बोर नहीं होने वाले, अर्थात दूसरों को खुश करने का हुनर इन्हें बखूबी आता है। तो इस बार आप उस व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने पिछले जन्म में आपके लिए बहुत मेहनत की होगी, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब इस जन्म में इन्हें समझाने का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपको ही समझना होगा। इसलिए इस जन्म में आप इन्हें ऐसे ही स्वीकार करने का प्रयास करें और खुशी से रहें। अब मान लेते हैं कि सप्तम भाव में आपको शुक्र मिला है या शुक्र की राशि मिली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं और यह वही लोग हैं जो पिछले कई जन्मों से आपसे जुड़ना चाहते थे। यहाँ देखिएगा, एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, यह आपसे जुड़ना चाहते थे क्योंकि अभी आगे दूसरी भी राशियां आएंगी जहां आप उनसे जुड़ना चाहते थे। तो यह वह लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते थे, अर्थात यह आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं जो कि आपसे मिलना पसंद करते थे किंतु कभी भी आपके साथ चल नहीं सके। तो इनकी आपके प्रति भावनाएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं जिन्हें शुक्र से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और प्रभाव से देखना उचित होगा। अब शुक्र किसी की परवाह करना बताता है, तो यह आपकी परवाह करेंगे या नहीं, यह आपको उस ग्रह पर किन ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव डाल रहे हैं इससे पता चलेगा। अर्थात शुक्र को जो ग्रह देख रहे हैं या उस पर प्रभाव डाल रहे हैं उसे आपको देखकर पता चलेगा, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र बहुत सौम्य ग्रह है और यह स्त्रियों की कुंडली में हो, यह स्त्रियों की कुंडली में सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्त्रियों को रिश्तों में बहुत सोच समझकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह शुक्र को देख रहे हैं वह उस स्थान पर किस कारण से हैं और क्या उनमें वफादारी या आत्मसम्मान है। जब तक आप इस बात का पता नहीं लगा लेते हैं तब तक स्त्रियों को रिश्तों में सावधानी से उतरना चाहिए। अर्थात ऐसी स्त्रियां जिनके सप्तम भाव में शुक्र हो, उन्हें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिनके साथ भी वो प्रेम कर रही हैं या संबंध स्थापित कर रही हैं, कहीं वह व्यक्ति जो है वह ऐसा तो नहीं है जो उन्हें कुछ समय बाद ही छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि अक्सर जो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते जो होते हैं वो स्त्रियों को ही सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। मतलब ये स्त्रियों की कुंडली में इसलिए विशेष कहा गया है क्योंकि पुरुषों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, किंतु स्त्रियां पूरी तरह से टूट जाती हैं। तो यदि आपके सप्तम भाव में शुक्र है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी से रिश्तों में जुड़ने से पहले उसकी वफादारी या फिर उसका आत्म स्वाभिमान कितना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब मान लेते हैं कि आपके सप्तम भाव में सूर्य की राशि या सूर्य है, तो इस जन्म में आप अपना जीवन उस इंसान के साथ व्यतीत करने जा रहे हैं जिसके सिद्धांत उससे अधिक बड़े हैं। तो यह सिद्धांत या नीतियां आपको खुशी देने वाली हैं या इस कारण से आप परेशानी में पड़ जाएंगे, यह आपको सप्तम भाव के स्वामी या फिर वहां बनी राशि से पता लगेगा। क्योंकि सूर्य राजा है, तो एक राजा या तो सिंहासन पर अर्थात मेष राशि जो कि प्रथम राशि कही गई है वहां सबसे अच्छा होता है, या फिर वह अपने राजमहल में अपने शानो शौकत के बीच में सिंह राशि कहीं जो है में अच्छा फल देता। बाकी राशियों में वह स्वयं को असहज महसूस करने लगता है। फिर सूर्य का काम ही जलाना होता है, तो इनके अहंकार
में कई बार सही और गलत का फर्क करना यह लोग भूल जाते हैं। तो आपको इनके गुस्से और अहंकार के बीच तालमेल बैठाना सीखना होगा ताकि आप प्रगति कर पाएं। यह आपको उस एनर्जी को देने आए हैं जिसे आपने अभी तक महसूस ही नहीं किया था। यदि इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो इस बार आपको यह एक अच्छा स्टेटस प्रदान करेंगे और जो कमियां आपके अंदर थी उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, शुभ ग्रह जहां प्रेम से समझाकर सिखाने का प्रयास करते हैं, वहीं पाप ग्रह परेशानी में डालकर दुख तकलीफें देकर सिखाते हैं। और सूर्य पाप ग्रहों की सूची में पंचम स्थान पर आते हैं। इसीलिए यदि इनके समझाने का तरीका थोड़ा भिन्न हो तो आप थोड़ा जल्दी समझ जाइएगा, क्योंकि यह कुछ अलग तरीके से समझाना भी जानते हैं। तो यदि स्त्रियों की कुंडली में सूर्य विराजमान है सप्तम भाव में, तो एक बार रिश्तों में उतरने से पहले सामने वाले के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, और जहां सूर्य स्वयं बैठकर इतना अधिक प्रकाश फैला रहे हो कि देख पाना ही मुश्किल है, वहां तो कहना ही क्या है। इसलिए सप्तम भाव में सूर्य है होने के कारण आपको उस इंसान में वह बुराइयां दिखाई नहीं देगी जो कि उसमें होंगी। तो एक बार पहले आप सोच समझ लें, उसके बाद उसके साथ प्रेम में उतरें। अब मान लेते हैं कि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो इस बार यह चंद्रमा की राशि है, तो इस बार आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसे पिछले कई जन्मों से आप अलग अलग रूप में पसंद करते थे और हर बार आप उसे पाने की इच्छा रखते थे। इस बार आप उसे पाने की इच्छा रखते थे। देखिए, शुक्र के केस में क्या हुआ था, वह आपसे जुड़ना चाहता था, और यहाँ चंद्रमा के केस में क्या हो रहा है, मतलब चंद्रमा की राशियों में क्या हो रहा है कि आप उसे पसंद करते थे और आप उससे जुड़ना चाहते थे। चूंकि चंद्रमा लगातार बदलता रहता है, तो वह हर बार आपसे अलग अलग रूप में मिला होगा, और इसी कारण से हर बार आपकी भावनाएं उस चंद्रमा के साथ अलग अलग तरह की रही होंगी और आपने उसे उसी रूप में पसंद किया होगा। तो इस बार भी आप उसे अपने जीवन साथी में कोई एक रूप नहीं देख पाएंगे, अर्थात आपका जीवन साथी के भी आप अलग अलग रूप देखेंगे, क्योंकि आपने जिस जिस जन्म में उसे जिस जिस रूप में पसंद किया था, बस वही सारे रूप आपको इस बार अपने जीवन साथी में देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि यह वह है ही नहीं जिससे मैंने रिश्ता जोड़ा था। फिर उसके लिए यह रूप आपके लिए कितने अच्छे या बुरे होंगे, यह उस भाव या भाव के स्वामी या राशि और चंद्रमा पर जिन ग्रहों की दृष्टि है उससे पता चल जाएगा। यहाँ एक बार फिर यदि यह स्त्रियों की कुंडली में है तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, चंद्रमा का स्वभाव है कि वह मन की गति से चलता है, तो इसे स्थिर रखना बेहद मुश्किल होता है। तो प्रयास करें कि किसी भी व्यक्ति के साथ रिश्तों में उतरने के पूर्व उसकी ईमानदारी और वफादारी को अवश्य भांप लेवें, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी दूसरे ग्रहों से प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के कारण हमें अंधत्व प्राप्त होता है, उसी प्रकार चंद्र की भावनाओं में भी बहकर हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और हम सामने वाले के प्रेम में यह भूल जाते हैं कि वह हमारा उत्तरदायित्व उठाने योग्य है भी या नहीं। इसीलिए स्त्रियों को यह देख लेना चाहिए कि वह इस योग्य हो जो उनके प्रति उत्तरदायित्व और वफादारी निभा पाए, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी दूसरों से बोर हो जाता है। तो हम यहाँ प्रयास करें कि यदि किसी के साथ रिश्तों में नीचे उतर रहे हैं तो पहले यह देख लें कि वह उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझ कर देख लें, और साथ ही वह आपका भार उठाने की क्षमता रखता भी है या नहीं, इस बात का भी अंदाजा आप अपने अनुसार लगा लें। उसके बाद ही आप उसके प्रेम में उतरें, अन्यथा उसके धोखा देने या फिर उसकी बेवफाई पर आप सवाल उठाने का हक नहीं रखते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके सप्तम भाव में गुरु या गुरु की राशि है, तो गुरु सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं। तो इस स्थिति में अवश्य ऐसा होना है कि आपका जो भी जीवन साथी मिलेगा वह बहुत धार्मिक होगा
अर्थात उसका धर्म से रिश्ता अवश्य जुड़ा होगा और ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए ही जीते हैं। अर्थात इस जीवन में आपको ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा कि आपका जीवन साथी बहुत सी ऐसी जितनी भी मैटेरियलिस्टिक थिंग या फिर भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें हैं, उन्हें वह लगातार दूसरों की मदद के लिए देता चला जाएगा। इस बार आप जिसे जीवन साथी के रूप में पाएंगे, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म और आडंबर से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ आडंबर शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर गुरु वक्री ही हो, नीच राशि में हो, अथवा वहां पर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हों, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को धार्मिक बताने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर यदि गुरु की दृष्टि है या माफी चाहेंगे, गुरु की राशि है या फिर गुरु स्वयं बैठे हैं, तो आपको इस जन्म में धर्म का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। पूर्व के कई जन्मों से आप जितनी भी चीजें छोड़ते आए हैं, इस बार आपको कहीं ना कहीं उन वस्तुओं के प्रति लगाव कम रखना होगा। वहीं दूसरी ओर आप ज्योतिष का एक नियम तो अवश्य जानते होंगे, जिसमें कहा गया है कि गुरु जहाँ बैठता है उस भाव में कमी करता है और जहाँ देखता है उसे फलित करता है। तो इस बार आपको भले ही पैसा, यश, संपत्ति, सारी चीजें अपने जीवन साथी से मिलें, किंतु कहीं ना कहीं आपको शारीरिक संबंधों में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। और ऐसी स्थिति में यदि ऐसा व्यक्ति जो है किसी मंदिर का निर्माण करता है या बहुत अधिक धार्मिक हो जाता है या किसी मूर्ति स्थापना से स्वयं को जोड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी वैवाहिक जीवन या मैरिड लाइफ पूरी तरह से खराब होती देखी गई है। तो प्रयास करें, यदि आपके सप्तम भाव में गुरु की राशि है या फिर वहां गुरु विराजमान है, तो आप ऐसे किसी धार्मिक कार्य से ना जुड़ें जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाए। तो यहाँ हमने आपको कुछ ग्रहों के केवल छोटी छोटी बातें बताने का प्रयास किया है ताकि आप अपने लग्न को और अपने सप्तम भाव को दोनों को एक साथ जोड़कर देख सकें। सप्तम भाव वास्तविकता में आपकी वो डिजायर्स होती हैं जिन्हें आपने अधूरा छोड़ रखा है, और यहाँ पर आपको एक विपरीत राशि मिलती है। आप सभी में देखेंगे कि एक जो सामने जो राशि बनी है उसकी ठीक विपरीत राशि उसके सामने बनी हुई है। इसी कारण से जब लग्नेश यहाँ आते हैं तो उनके लिए मृत्यु तुल्य हो जाता है। अर्थात आप जिस जगह पर रहते हैं वह आपका लग्न स्थान है। आप जब उससे ठीक विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस जगह को जो है पसंद नहीं करते हैं या वहां पर आपका दम घुटने लगता है। इसीलिए सप्तम भाव को मारक कहा गया है। फिर सप्तम भाव आपकी वह एनर्जी है जो आपके लग्न को नहीं प्राप्त हुई थी, तो आपके सप्तम भाव में जो भी एनर्जी होगी वह आपको पूर्ण करेगी। अर्थात यहाँ पर जो अर्धांगिनी शब्द उन्होंने बताया था जिसमें शिव और पार्वती दोनों ही निवास करते हैं, तो जहाँ शिव जो है वह पूरी तरह से वैराग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं दूसरी ओर माता पार्वती जो होती हैं वह भौतिक सुख सुविधाओं और प्रेम को प्रकट करती हैं। तो यहाँ पर भी ये दो अलग अलग शक्तियाँ मिलकर एक शक्ति बनती है। अब आप देखेंगे कि सप्तम भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्मों से किस तरह से जुड़ा हुआ है उसे बताने का हमने एक छोटा सा प्रयास। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।